हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आप सभी को पता है कि जैसे धमाका सीरीज के तहत 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को शेयर करना। जितना शेयर कर सकते हो उतना वीडियो को शेयर करो। इससे क्या होगा कि हमें एक मोटिवेशन आएगा कि बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है और कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। तो गाइस, इसी धमाका सीरीज के तहत आज आ गया है फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन, जो है 10th स्टैंडर्ड का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। सिंपल सी बात बताओ भाई कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर गिरने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और यूनिवर्स में रहने वाला कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके कारण वो एक दूसरे को अपने पास क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स ही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ के जितना नजदीक वो ऑब्जेक्ट होगा उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा एक्ट होगा। ये दिमाग में रखना ये बातें। ओके, सो गाइस अब एग्जांपल देखते हैं। ट्री दिखाई दे रहा है, ट्री के ऊपर एप्पल है, क्योंकि सबसे प्यारा एग्जांपल, सभी सदियों से चला हुआ एग्जांपल यही है। एप्पल देखो नीचे गिरेगा, धब से नीचे गिरा। क्यों नीचे गिरा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वो नीचे गिरा। गलती से वो एप्पल ना न्यूटन बाबा के सर पे गिर गया होता ना, तो क्या हो सकता था, ये मुझे आप कमेंट में लिख के मुझे बताओगे। सो गाइस, ये जो एग्जांपल है कि एप्पल यहां भी गिर सकता था, वहां भी गिर सकता था, ऊपर भी गिर सकता था, पर नीचे ही क्यों गया? नीचे इसलिए गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी ने, अर्थ ने उसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसको अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। अब चलते गाइस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दोनों देखते हैं हम। सबसे पहले गाइस, सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। नहीं समझा, समझाता हूं। कोई भी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जो मोशन है वो सर्कल के सर्कमफरेंस पे, मतलब सर्कल का सर्कमफरेंस, आपने सर्कमफरेंस पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में। तो सर्कल का जो आउटर पार्ट है उसके ऊपर अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे गोल 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 घूम रहा है तो समझ लेना वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है। वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस मोशन का नाम होता है सर्कुलर मोशन। तो मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल देख लो, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, ये क्या घूम रहा है, चक्कर काटिंग काटिंग। कौन सा चक्कर काट रहा है? वो चक्कर जो काट रहा है वो चक्कर है हमारा सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो सर्कमफरेंस पे क्या हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है। अब चलते गाइस नेक्स्ट हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में एक ही चीज याद रखना, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर। मतलब फोर्स कहां एक्ट होता है, सेंटर की तरफ। फोर्स कहां एक्ट होता है, सेंटर की तरफ। जैसे एग्जांपल, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, एक स्ट्रिंग लेके उसमें मैंने एक स्टोन बांध दिया, मतलब पत्थर बांध दिया, और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं। तो आप देखोगे जब ऐसे ऐसे घुमाओगे तो जो फोर्स रहेगा वो फोर्स कहां रहेगा, सेंटर की तरफ। फोर्स कहां रहेगा, क्योंकि मैंने यहां खींच के रखा है ना, यहां खींच के रखा है, तो फोर्स कहां है, सेंटर की तरफ। जहां भी फोर्स सेंटर की तरफ रहेगा उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जहां भी फोर्स कहां रहेगा, सेंटर की तरफ, उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वही लिखा हुआ है, फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। ओके, ऑब्जेक्ट कहां घूम रहा है, सर्कल पे घूम रहा है, और उस पे लगने वाला फोर्स कहां है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और इसी को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी को हम बोलते हैं सेंटर सीकिंग फोर्स, क्योंकि इसका फोर्स कहां लगता है, सेंटर की तरफ। जैसे एग्जांपल देख लो, यहां भी फोर्स कहां है, सेंटर की तरफ है। दिखाई दे रहा है ना, सेंटर की तरफ फोर्स है, दिख रहा है। सब घूम रहे, फिर आ जाओ, घूम के चले आओ, तुम्हें समझ में आएगा फोर्स कहां है, सेंटर की तरफ। गलती से अगर वो बीच वाला ब्रेक हो जाता है तो बंदा जाएगा दूर, फेंका जाएगा, क्योंकि सेंटर उसको अपनी तरफ क्या कर रहा था, खींच के रख रहा था, और फोर्स कहां था, सेंटर की तरफ था। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। बस आपको दिमाग में इतना याद रखना है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स टुवर्ड द सेंटर। क्या याद रखो, टुवर्ड द सेंटर। देखो, एक सेंट्रीपिटल होता है, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे ख्याल से आपको आता होगा, और नहीं आता होगा, अगर आता होगा तो कमेंट में लिख के मुझे बताओ। अगर जिसको नहीं आता होगा प्लीज बोलना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा उसमें मैं स्टार्टिंग में समझा दूंगा, क्योंकि आपके बुक में ये अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट गाइस, कैप्लार्स लॉ। कैप्लार्स के टोटल 3 लॉस थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पहला लॉ एकदम प्यारा सा लॉ है जो आपको दिखाई देगा। पहले एक बात याद रख लो, दिमाग में फिट कर लो,
जो प्लैनेट होता है, जो प्लैनेट जिस ऑर्बिट में घूमता है, मतलब जिस पाथ में, जिस रास्ते में घूमता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं, पहले बता। तो प्लैनेट जिस ऑर्बिट में घूमता है वो ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता। कैसा होता है? इलिप्टिकल। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा एक, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है सर्कुलर नहीं है, ये कैसा है? ये जो पार्ट ऐसा बना हुआ है, ऐसा वाला, उसको हम बोलेंगे इलिप्टिकल पार्ट। और इलिप्स को हमेशा दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो हमेशा याद रखो कि सन हमेशा प्लैनेट कौन से ऑर्बिट में घूमता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और इलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं? दो फोकस। तो जो सन होगा उन दो में से किसी एक फोकस पे क्या होगा? रहेगा। किसी दो इलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो जो सन होगा ये दो में से किसी एक फोकस पे रहेगा। तो आपको सन देखो एक जगह पे दिखाई दे रहा है, इस साइड भी रह सकता है या तो इस साइड भी, क्योंकि इलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं? दो फोकस। तो देखो गाइस लिखा है द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स। जो प्लैनेट का ऑर्बिट होता है वो इलिप्स होता है विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन उसके दो फोकस में से किसी एक फोकस पे रहेगा। तो आपको दिखाई दे रहा है सन इस साइड, ये देखो सन इस साइड दिखाई, उस साइड भी रह सकता था बट सन कहां है? इस साइड है, क्योंकि इलिप्स के पास कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो गाइस क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ऑर्बिट, प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा होता है? इलिप्टिकल होता है। और सन कहां रहता है? दो में से एक फोकाई पे रहता है। तो सन एट वन ऑफ द फोकाई। और यही किसने बताया? केप्लर ने अपने फर्स्ट लॉ के थ्रू बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट गाइस, जो हमारा सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ एकदम सिंपल सा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा सन और प्लैनेट, ए जहां लिखा हुआ है वहां प्लैनेट है। तो हमने क्या किया? एक लाइन ज्वाइन किया, कहां से? सन से लेके प्लैनेट तक। ओके, अब इतना दिमाग में रख लो, हमने एक लाइन ज्वाइन किया कहां से? सन से लेके प्लैनेट, मतलब ए से एस तक। अब क्या हो गया? ये जो प्लैनेट है ए पे पहले था, अब कहां चला गया? बी पे चला गया। ए से बी, ओके, ए से बी जाने के टाइम उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया, आपको दिखाई दे रहा होगा ए एस बी, इतना जगह घेरा। जब ए पहले था, ए से बी पे गया जब, तो उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो गाइस एक घंटे में जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही दूसरे घंटे में भी उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसी को किसने बताया? केप्लर ने सेकंड लॉ के थ्रू बताया कि एक घंटे में जितना स्पेस घेरेगा उतना ही दूसरे घंटे में भी उतना स्पेस घेरेगा। तो इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस इतना याद रखो, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब एक घंटे में अगर 2 किलोमीटर गया, अगर प्लैनेट एक घंटे में 2 किलोमीटर गया तो दूसरे घंटे में भी कितना जाएगा? उतना ही सेम ही जाएगा। याद रखो दिमाग, अगर एक घंटे में 10 किलोमीटर गया तो दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर जाएगा। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं। तो द लाइन ज्वाइनिंग, कहां से कहां लाइन ज्वाइन करना है? प्लैनेट टू सन। हमें क्या पता चलेगा? स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना जगह एक घंटे में घेरेगा उतना ही दूसरे घंटे में भी उतना ही जगह घेरेगा। इसी को हम बोलते हैं केप्लर सेकंड लॉ। अब चलते गाइस नेक्स्ट और केप्लर्स थर्ड लॉ, जो बहुत ज्यादा सिंपल है। बस इतना याद रखो, आपको टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब दिखाई दे रहा है ना, बस उसी को याद रखो। उसको याद रखोगे ना, काम खत्म हो गया। टी मतलब क्या है? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये बस याद रखो, टी मतलब पीरियड है। और आर क्या है? आर हमारा मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। मतलब आर जो है डिस्टेंस है, टी पीरियड है। टी पीरियड एंड आर क्या है? डिस्टेंस है। और पीरियड को क्या किया हुआ है? स्क्वायर किया हुआ है। तो स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस क्यूब ऑफ, क्यूब है ना, आर के ऊपर क्यूब है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। मीन, क्योंकि जितना डिस्टेंस होगा सबका क्या निकालेंगे? मीन मतलब एवरेज निकालेंगे। तो बस इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, टी स्क्वायर और प्रोपोर्शनल याद रखो और आर क्यूब याद रखो, बस इतना याद रखो करोगे, केप्लर थर्ड लॉ हो गया। तो स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब, क्योंकि 3 लिखा हुआ है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्योंकि सबका एवरेज निकालना है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम दी सन। किसके बीच का डिस्टेंस? प्लैनेट से लेके सन तक का। तो अब गाइस हम क्या करेंगे? जैसे ही हमने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, अभी यहां तो अब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हम जब हटाएंगे तो मैं किस तरह से चीज होगी मैं बोर्ड पे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। बट केप्लर्स का थर्ड लॉ यही होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या होगा? चलो बता ही देता हूं। इक्वल लग जाएगा और इक्वल लग के वहां के लगा देंगे, इक्वल और के। ओके, इक्वल और के। सो गाइस ये हो जाएगा हमारा केप्लर थर्ड लॉ। अब चलते गाइस नेक्स्ट, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको करने के लिए ना मैं इधर आ जाऊं, ये देखो, ये याद रखो।
फोर्सेस जो दोनों ऊपर ऊपर है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दो ऑब्जेक्ट का जो मास है उनका प्रोडक्ट, एंड एक नीचे है, नीचे क्या है, डी, डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस, कहीं कहीं वो आर होता है, कहीं कहीं क्या होता है, डी होता है। तो आप देखो स्टेटमेंट कैसे बना फॉर्म कर रहा हूं मैं, एफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और अब आर डी नीचे है तो कैसे बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों ऑब्जेक्ट देखो, अब देखो, अब समझ में आएगा, दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1 लिया, दूसरे का मास m2 लिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लिया, d लिया वो। ओके, सो गाइस इसी तरह अब हो गया, ये डेफिनेशन ऐसे लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का डिस्टेंस को हमने क्या किया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है और वो स्क्वायर है। ओके, अब जैसे मैं प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊंगा तो वहां दो चीजें लगती है, एक इक्वल और कांस्टेंट, तो इक्वल लगा दिया और यहां कांस्टेंट क्या है, जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना तो इसलिए कैपिटल जी, और ये कैपिटल जी को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो जो अल्फा जैसा बना हुआ उसको हम प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं, और इस प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस किससे करते हैं, विद टू साइन, फर्स्ट इज इक्वल एंड सेकंड इज अ कांस्टेंट साइन, और कांस्टेंट साइन हमारा क्या है, कैपिटल जी। अब गाइस अगर आपको जी निकालना है तो क्या करेंगे, जो डी है वो आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 ऊपर मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। देखो ऊपर वाले फॉर्मूले से हम जी निकाल सकते हैं, अगर हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, एफ की वैल्यू रख के, डी की वैल्यू रख के, नीचे m1 m2 की वैल्यू रख के, तो हमें जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 6.673 इंटू 10⁻11। ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कभी चेंज नहीं होती, तो इसको दिमाग में फिट कर लो। ओके, और इसका यूनिट भी दिया हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे, फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। डी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, तो डी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, और m1 m2 क्या है, मास है, तो के मतलब दो मास दिया हुआ ना, इसलिए केजी स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि मास का जो यूनिट होता है केजी होता है, तो दो मास दिया हुआ इसलिए केजी स्क्वायर। तो इस तरह से आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट भी याद रख सकते हो, जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो गाइस ये इससे लिखा है ऐसा यूनिट ऑफ जी। अब गाइस इस तरह से चीजें, गाइस मैंने पूरी तरह से चीजों को समझाया, मैंने आपको पूरा लॉ बताया, केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बताया, इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, फिर इसके बाद मैंने जो हमारा मेन टॉपिक था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को क्या करो, बस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।